ये सीरीज में है तीनों के तीनों। तो पहले तो इसका सर्किट डायग्राम बना लीजिए जो फिगर में दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में जो सर्किट डायग्राम है, सर्किट डायग्राम हमें ऐसे दे रखा है कि इधर तो ऑल्टरनेटिंग सोर्स है ईएमएफ का, ठीक है, उसका ऐसे सिंबल बना दिया इस तरफ रेजिस्टेंस है आर, ठीक है, नमस्ते। और इधर कैपेसिटेंस है सी, कैपेसिटेंस सी है, और इस तरफ दे रखा है इंडक्टर एल, ठीक है। तो एल सी आर एक के पीछे एक जुड़ा हुआ है इस ऑल्टरनेटिंग सोर्स से, ठीक। तो ये सीरीज सर्किट है, हमने भी सीरीज एल सी आर सर्किट पढ़ा है, और सबकी वैल्यूज दे रखी हैं। एल कितना दे रखा है 5 हेनरी, सी है 80 माइक्रोफैराड, और आर है 40 ओम। रेजिस्टेंस आर ये दे रखा है 40 ओम, कनेक्टेड टू अ वेरिएबल फ्रीक्वेंसी। एक मिनट अभी आ रहा हूँ। हेलो। हाँ अभी आ
चलिए जी, कनेक्टेड टू अ वेरिएबल फ्रीक्वेंसी 240 वोल्ट सोर्स, ठीक है। तो 240 वोल्ट सोर्स इन्होंने दिया है। 240 वोल्ट सोर्स का मतलब क्या है कि जब भी कभी मेरे को वोल्टेज दे रखी होगी ना, तो मैं ये मानकर चलूँगा कि ये मेरे को VRMS दे रखा है, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या पूछ रहे हैं, कैलकुलेट द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स। एंगुलर फ्रीक्वेंसी का मतलब मैंने आपको बताया था, एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो, एंगुलर वेलोसिटी हो या रेडियल वेलोसिटी हो, तीनों का मतलब ओमेगा ही होता है कि आपसे ये ओमेगा पूछा जा रहा है। तो ये कह रहे हैं कैलकुलेट द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स विच ड्राइव्स द सर्किट एट रेजोनेंस, विच ड्राइव्स द सर्किट एट रेजोनेंस। तो रेजोनेंस में की कंडीशन होती क्या है? रेजोनेंस की कंडीशन, इसका जो हमारा फर्स्ट पार्ट है रेजोनेंस, आप ये देखिए हम रेजोनेंस में क्या करते थे, इम्पीडेंस निकालते थे, और इम्पीडेंस यानी कि पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस, उसको इम्पीडेंस बोल देते हैं। तो Z इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, ये होता है। और ये एक्सएल माइनस एक्सी को हम लिखा करते थे ऐसे कि ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी का होल स्क्वायर, ठीक है, और इसका पूरे का अंडर रूट। तो ये वाला जो टर्म है, ये वाला टर्म जीरो के इक्वल होना चाहिए। रेजोनेंस कंडीशन ये होती है। तो फॉर रेजोनेंस ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी इज इक्वल टू 0। तो ओमेगा एल इज इक्वल टू 1/ओमेगा सी, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/LC। ओमेगा की वैल्यू ये हमने रेजोनेंस कंडीशन में डिराइव भी करा था, 1/√LC होता है। अब एल की और सी की जो वैल्यू है वो यहाँ पर डाल दीजिए। तो अंडर रूट एल कितना है 5 और सी कितना दे रखा है 80 माइक्रोफेराड। तो 80 माइक्रोफेराड का मतलब 10 की पावर माइनस 6, ठीक है। अब इससे क्या होगा, ओमेगा इज इक्वल टू 1/5 8 ज़ा 40 और एक आगे 0 है 400 इंटू 10 की पावर माइनस 6, इतना हो गया। और जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 400 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 20, और 10 की पावर माइनस 6 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, जब भी पावर इवन में होती है और जब उसका स्क्वायर रूट लिया जाता है तो पावर जो है ना वो हाफ हो जाती है। तो ये क्या हो जाएगा, 10 की पावर माइनस 3 है, ये ऊपर जाकर 10 की पावर 3 हो जाएगा। 10 की पावर 3 का मतलब ये हो गया 1000। तो 1000/20, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 2 5 ज़ा और 2 0 ज़ा, तो ये हमारे पास 50 आ गया। यूनिट बताइएगा ओमेगा की क्या होती है, ओमेगा की यूनिट रेडियन पर सेकेंड। तो ये हो गया 50 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट हुआ, ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछ रहे थे। उसके बाद देखिएगा उसके बाद देखिएगा सेकंड पार्ट, द करंट एट द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। द करंट एट द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर करंट की वैल्यू कितनी होती है। तो हम ये जानते हैं कि करंट कैसे निकलेगा, IRMS इज इक्वल टू VRMS/Z, ऐसे करके निकलेगा। भाई VRMS पूरे सर्किट का जो इफेक्टिव वोल्टेज है, तो VRMS इन्होंने दे रखा है, मैंने लिखा नहीं इधर, ये दे रखा था इसमें क्वेश्चन में, कितना है 240 वोल्ट, ठीक है। तो VRMS इज इक्वल टू 240 वोल्ट। अब है क्या कि ये सिर्फ और सिर्फ इसके ही तो बराबर रह गया, क्योंकि जब रेजोनेंस की बात करते हैं तो रेजोनेंस में Z इज इक्वल टू R हो जाता है, क्योंकि ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी ये पूरा का पूरा 0 के बराबर होता है। उन्होंने पूछा है कि आपको क्या बताना है, द करंट एट द रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। तो करंट एट रेजोनेटिंग करंट एट रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी करंट एट रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी ये कितना, ये किसके बराबर हो जाएगा करंट, ये पहले तो Z की वैल्यू लेंगे, तो Z इज इक्वल टू R, Z इज इक्वल टू R, और R कितना दे रखा है 40 ओम। तो IRMS इज इक्वल टू VRMS कितना है 240/40, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया 4 6 ज़ा, तो ये हमारे पास आ गया 6 एम्पियर।
और याद रखिएगा एसी चैप्टर में अगर आपसे पूछा जाए ना करंट, तो ये मत सोच लेना कि पीक करंट पूछा जा रहा है। करंट का मतलब IRMS है। वोल्टेज जो दे रखी है तो समझ जाना VRMS आपको दे रखा है। वो स्पेशली बोलेंगे कि करंट का एम्पलीट्यूड निकालो, तब I0 निकालना है। वो स्पेशली बोलेंगे कि आपको मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज दे रखी है, तब उसको V0 कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो जो भी वैल्यू दे रखी होती है वो भी RMS वैल्यू होती है, और जो कैलकुलेट करने के लिए बोलते हैं वो भी RMS वैल्यू होती है। उसके बाद बोल रहे हैं द RMS पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर एट रेजोनेंस। The RMS potential drop across the capacitor at resonance. तो RMS potential drop across capacitor at resonance, अभी देखते हैं ये कैसे होगा। भाई पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है अक्रॉस कैपेसिटर, तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, I इंटू आर, और इंडक्टर के अक्रॉस क्या हो जाएगा, I इंटू इसका रेजिस्टेंस कितना होता है ओमेगा एल, और इसमें क्या हो जाएगा I इंटू इसका रेजिस्टेंस क्या होता है 1/ओमेगा सी। ठीक है, तो RMS पोटेंशियल ड्रॉप हम यहाँ लिखेंगे अक्रॉस कैपेसिटर एट रेजोनेंस इज इक्वल टू I तो हो गया IRMS, ठीक, और इनटू इसका कैपेसिटर जो है वो रेजिस्टेंस कितना ऑफर करता है, उसी को तो XC बोलते हैं। ठीक है, और IRMS अभी अभी हमने निकाला 6, और XC ये जो है ये क्या हो जाएगा 1/ओमेगा सी। ठीक है, तो 6 इंटू 1 रेजोनेंस पे वो पूछ रहे हैं कि RMS पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर एट रेजोनेंस। मैंने रेजोनेंस पर ही जो फ्रीक्वेंसी है ओमेगा, रेजोनेंस पर ही मैंने फ्रीक्वेंसी निकाली है 50। ठीक है, तो ओमेगा की जगह लिख देंगे 50 मल्टीप्लाइड कैपेसिटर C की वैल्यू कितनी दे रखी है 80 माइक्रोफेराड, तो 80 इंटू 10⁻⁻⁶, इसको तो ऊपर ले जाओ, 6 इंटू 10⁻⁶ अपॉन 5 8 ज़ा 40, 5 8 ज़ा 40 और 2 जीरो और लगाओ आगे, 1 और 2, 2 जीरो ये लग गए। उसके बाद ये हो गया 6 के आगे 1 2 3 4 5 6, नीचे 4 के आगे 1 2 3, 3 जीरो से तो कट गया 3 जीरो, 15 4 ज़ा 60 होता है, तो 4 15 ज़ा 60 और उसके आगे 2 जीरो, 1500 वोल्ट, 1500 वोल्ट। बताइए जी, क्लियर है? ठीक है, चलिए जी, ये हो गया। इसके बाद देखिएगा पावर इन एन एसी सर्किट, पावर इन एन एसी सर्किट। अच्छा, इसमें ना एक चीज़ पहले से बता रहा हूँ कि कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। कई बार क्या है ना कि कुछ चीज़ें दिमाग में आती हैं एग्ज़ाम के दौरान, जब आप एग्ज़ाम दे रहे होते हो, दिमाग में एकदम से ही आ जाएगा यार मैंने ये गलत कर दिया। क्यों गलत कर दिया? क्योंकि VRMS जो है वो तो 240 ही है, 240 वोल्ट, मतलब हम इसको सप्लाई कर रहे हैं। VRMS तो 240 और कैपेसिटर में 1500 वोल्ट जा रहा है। ठीक है, तो ये हमने गलत कर दिया। तो याद रखिएगा, जो भी आपको वोल्टेज दे रखी होगी ना AC के क्वेश्चंस में, वो आपको वोल्टेज दे रखी होती है, VRMS दे रखा होता है, EMF नहीं दे रखा है। EMF तो ज़्यादा ही होगा। तो VRMS जो है, VRMS आपका ये है कि भाई रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो आपको दे रखा है। ठीक है ना, तो VRMS वो दे रखा है। कैपेसिटर का अगेन वेरी करेगा, और इंडक्टर का वो कुछ और होगा। तो ये आपको वो चीज़ दे रखी है, समझ में आ गई? तो इसमें ये मत सोचना कि अरे ये तो ज़्यादा कैसे आ गई, वोल्टेज तो डिस्ट्रीब्यूट होती है सीरीज़ में, करंट रिमेन सेम। ठीक, वो सारी चीज़ें ठीक है, ये करंट सेम रहेगा, वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होगी, लेकिन वो क्या डिस्ट्रीब्यूट होता है, EMF डिस्ट्रीब्यूट होता है वोल्टेजेस में टूट टूट कर। ठीक है, तो ये मत सोचिएगा कि ये 1500 वोल्ट है तो ये गलत आ गया। ठीक, चलिए जी आगे देखते हैं पावर इन एन AC सर्किट। अब AC सर्किट में जो पावर वाला पोर्शन है ये भी अलग से दे रखा है, चैप्टर में मेंशन कर रखा है, तो इंपॉर्टेंट है, सिलेबस में मेंशन कर रखा है। द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम्ड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड इट्स पावर। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ रेट ऑफ वर्क डन,
उसी को हम पावर बोल देते हैं, रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो वर्क डन अपॉन टाइम टेकन वो पावर होता है। तो हम ये कह रहे हैं द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो जब भी रेट की बात करेंगे तो कोई भी टर्म है जिसके भी रेट की बात करेंगे वो टाइम से डिवाइड हो जाएगा। तो जब एनर्जी की बात कर रहे हैं तो एनर्जी विल गेट डिवाइडेड बाई टाइम। एनर्जी भी वर्क डन की तरह ही होती है, क्योंकि एनर्जी की यूनिट भी जूल, वर्क की भी यूनिट जूल। आगे चलते हैं। फॉर एन एसी सर्किट वी डिफाइन इंस्टेंटेनियस पावर एज द प्रोडक्ट ऑफ इंस्टेंटेनियस वोल्टेज एंड इंस्टेंटेनियस करंट। तो एसी में क्योंकि बार बार करंट चेंज हो रहा होता है, बार बार वोल्टेज चेंज हो रही होती है, तो इस वजह से हम ये कहेंगे कि इसमें ना एग्जैक्ट पावर ना आकर इंस्टेंटेनियस पावर आएगी। ठीक है, क्योंकि ऑल्टरनेटिंग करंट है ना, जो बार बार जिसकी वैल्यू कम होती है, ज़्यादा होती है, डायरेक्शन चेंज होती है, तो इसलिए पावर की भी कोई एक वैल्यू आएगी कि इंस्टेंटेनियस पावर, मतलब इस पॉइंट पर पावर, बस इतना। तो पावर भी फ्लक्चुएट होता रहेगा एसी में। सपोज इन एन एसी सर्किट the voltage current at any instant, voltage and current at any instant are given by E is equal to E naught sin omega t and I is equal to I naught sin omega t minus phi। ठीक है, तो हमने ये कह दिया कि ज़रूरी थोड़ी है कि करंट और वोल्टेज हमेशा एक फेज में ही रहें। करंट और वोल्टेज में कुछ ना कुछ गैप हो सकता है, फेज डिफरेंस हो सकता है। तो हमने ये कहा पावर वाले टॉपिक में कि ईएमएफ जो है वो तो हो गया ई नॉट साइन ओमेगा टी, और जो आई है करंट ये हो गया आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, वेयर फाइव इज द फेज एंगल बाई विच द वोल्टेज ई लीड्स द करंट आई। समझ में आ रहा है कि करंट जो है वो फाइव एंगल पीछे चल रहा है। ठीक है, और करंट अगर पीछे चल रहा है तो जो ईएमएफ है वो लीड कर रहा है। ठीक, अच्छा, द इंस्टेंटेनियस पावर इज गिवन बाई, तो हम ये जानते हैं कि पी का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता था, पी इज इक्वल टू वी इंटू आई, पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट, ये देखते थे हम। तो हम ये कहेंगे कि पी इज इक्वल टू, जब पूरे सर्किट की बात कर रहे हैं तो पूरे सर्किट का वोल्टेज तो भाई ई के बराबर, तो ई इंटू आई, तो ये क्या हो जाएगा ई नॉट साइन ओमेगा टी, ई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। ठीक है, अच्छा, इसके बाद जो है, इसके बाद हम ये कहेंगे कि ये दो टर्म्स जो है ना ये मल्टीप्लाई हो रही हैं, साइन और साइन, ये दो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो ई नॉट और आई नॉट को तो जरा अलग रख दो, अलग रखने के बाद ई नॉट आई नॉट को 2 से डिवाइड कर दो और 2 से मल्टीप्लिकेशन भी कर दो। तो 2 साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। ठीक है, बायो वाले इस फॉर्मूले को रट लेंगे, मैथ्स वालों को रिकॉल करवाता हूँ। आपने ट्रिग्नोमेट्री में एक फॉर्मूला करा था, 4 सेट करे थे फॉर्मूलों के। एक था 2 साइन ए कॉस बी, वो होता था साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। एक था 2 कॉस ए साइन बी, वो होता था साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। फिर था 2 कॉस ए कॉस बी, वो होता था कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। और एक लास्ट में होता था 2 साइन ए साइन बी, वो होता था कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ठीक है, तो फॉर्मूला लिख लें यहाँ पर, 2 साइन ए साइन बी, इसका एक फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो कॉस ए माइनस बी यहाँ पर मेरे लिए क्या है, 2 साइन ए साइन बी, ये दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो ए हमारे लिए क्या है ओमेगा टी, और बी हमारे लिए क्या है ओमेगा टी माइनस फाइव। ठीक है, तो बायो वाले बच्चे ये फॉर्मूला सीधा याद रखेंगे और ज़्यादा आपको ज़रूरत पड़ेगी नहीं। ठीक है, P इज इक्वल टू ई नॉट आई नॉट अपॉन 2, और ये हमारे पास हो गया कॉस ए माइनस बी, तो क्या बोलेंगे कॉस ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी माइनस माइनस प्लस फाइव, तो ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव, ये हो गया। अच्छा, माइनस कॉस ए प्लस बी, तो कॉस ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी माइनस फाइव, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। तो P इज इक्वल टू ई नॉट आई नॉट बाई 2 कॉस फाइव माइनस कॉस
2 ओमेगा टी -5। तो ये हमने जो निकाला, ये हमने इंस्टेंटेनियस पावर निकाला। फिर हम ये कहेंगे कि जब इंस्टेंटेनियस पावर निकाला, अब इसके बाद हम ये कहेंगे कि चलिए एवरेज पावर निकालते हैं। एवरेज पावर मतलब पूरी की पूरी जो साइकिल है, जैसे एक साइकिल ले लेते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट की, सिर्फ एक साइकिल की बात करी, ये वाली साइकिल, तो हम ये कहेंगे कि इसमें पूरे में, ये तो इंस्टेंटेनियस पावर है, मान लीजिए इस इंस्टेंट पर निकाल लिया गया, ठीक। तो ये डिपेंड कर रहा है किस पर, क्योंकि ये टाइम पर डिपेंड कर रहा है। तो टाइम पर डिपेंड कर रहा है, तो टी की वैल्यू अगर कुछ ये वाली होगी तो उस इंस्टेंट पर जो पावर है वो ये है, ठीक है। तो ये टाइम डिपेंडेंट चीज है, इसलिए इसको इंस्टेंटेनियस बोलते हैं। अच्छा, उसके बाद है एवरेज पावर डिसिपेटेड पर साइकिल। तो एवरेज पावर डिसिपेटेड पर साइकिल ये क्या हो जाएगा? एवरेज पावर डिसिपेटेड पर साइकिल इज इक्वल टू एवरेज ऑफ, इसका पूरे का एवरेज, एवरेज ऑफ ई नॉट आई नॉट अपॉन 2 कॉस फाइव माइनस कॉस 2 ओमेगा टी -5। कॉस फाइव माइनस कॉस 2 ओमेगा टी -5, इसका एवरेज। अब इसका एवरेज कैसे निकालेंगे? द सेकंड कोसाइन टर्म कॉस 2 ओमेगा टी -5 इज टाइम डिपेंडेंट, इट्स एवरेज ओवर अ साइकिल इज 0। तो हम ये कहेंगे जो ये सेकंड वाली टर्म है ना, ये टाइम पर डिपेंड कर रही है, ठीक है। और टाइम के साथ साथ जो भी वैल्यू है, वोल्टेज या करंट, हम वाई एक्सिस पर ई लेते हैं या आई लेते हैं, वो जितना बढ़ता है उतना ही घटता है, और जितना पॉजिटिव में रहता है उतना ही नेगेटिव में रहता है। तो ये जो सेकंड वाला है, ये टाइम पर डिपेंड कर रहा है, तो इसका मतलब इसका जो एवरेज है वो जीरो हो जाएगा। आपको सीधा सीधा ये याद रखना है, क्योंकि ये टाइम पर डिपेंड कर रहा है ना। अच्छा, ये टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहा है, इसका एक फिक्स एंगल है फाई, ठीक है। तो इसलिए इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये जो है इसकी पूरी एवरेज वैल्यू वो जीरो हो जाएगी, ठीक। अच्छा, तो हम ये कहेंगे ये वाला टर्म तो जीरो हो गया, कॉस 2 ओमेगा टी -5 इज इक्वल टू जीरो। अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो मैं बता देता हूँ कि हम यहाँ पर जो लेते हैं ना, यहाँ पर हम ओमेगा टी लेते हैं। ओमेगा टी क्या है? ओमेगा टी एंगल है पूरा, ठीक है। तो यहाँ पर हम ओमेगा टी लेते हैं, और ये किस पर डिपेंड कर रहा है? ये टाइम पर डिपेंड कर रहा है, और ये जितना ऊपर है उतना ही नीचे है। तो जिस भी टर्म में टी आ जाएगा ना, कॉस की अगर मैं बात करूँ या साइन की अगर मैं बात करूँ, तो जिस भी टर्म में टी आ जाएगा उसका पूरा एवरेज जो है वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि साइन और कॉस वो पूरा जितना ऊपर उठा उतना ही नीचे चला गया। तो इसलिए ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन तो जीरो हो जाएगा। तो हमारे पास जो एवरेज पावर है ना, वो ये रह जाएगी। देयरफॉर पी एवरेज इज इक्वल टू ई नॉट आई नॉट अपॉन 2 कॉस फाइव। अच्छा, पी एवरेज इज इक्वल टू, इसको बोलेंगे ई नॉट अपॉन अंडर रूट 2 इंटू आई नॉट अपॉन अंडर रूट 2 इंटू कॉस फाइव। तो ई नॉट अपॉन अंडर रूट 2 इज ई आर एम एस, आई नॉट अपॉन अंडर रूट 2 इज आई आर एम एस, इंटू कॉस फाइव, ठीक है। अच्छा, और कॉस फाइव क्या होता है? याद करिए, वो जो इम्पीडेंस ट्राइंगल हमने बनाया था उसमें कॉस फाइव होता था आर अपॉन जेड, ठीक है। जो रेजोनेंस वाले केस में हमने देखा था ना, इम्पीडेंस ट्राइंगल बनाया था एक छोटा सा, दो एक पेज पीछे है अगर आप देखें तो कॉस फाइव की वैल्यू है आर अपॉन जेड। अब होता क्या है कि ये जो कॉस फाइव है ना, हम ये कहते हैं कि किसी भी सर्किट में डिफाइंड है, प्री डिफाइंड है कि मैक्सिमम करंट कितना जा सकता है, ठीक है। मैक्सिमम वोल्टेज यानी कि मैक्सिमम ईएमएफ कितना जा सकता है वो भी पहले से पता है, प्री डिफाइंड है। तो ई नॉट और टू तो वैसे भी कांस्टेंट है, तो इसका मतलब पावर जो है ना, एवरेज पावर, वो टोटली कॉस फाइव पर डिपेंड करता है, ठीक है। इसीलिए इस कॉस फाइव को हम पावर फैक्टर भी बोल देते हैं, कि पावर कॉस फाइव पर ही डिपेंड करेगा, क्योंकि ई नॉट फिक्स है किसी भी सर्किट में, आई नॉट फिक्स है, वो चेंज नहीं हो सकता, ठीक। अच्छा जी, अब जरा देखते हैं स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस में देखिए प्योर रेसिस्टिव सर्किट। प्योर रेसिस्टिव सर्किट में क्या होता है कि
स्पेशल केसेस में जो प्योर रेसिस्टिव सर्किट है उसमें हम ये कहते हैं कि प्योरली रेसिस्टिव सर्किट पे आपने क्या देखा था कि जो फाई है, जो करंट में मतलब ईएमएफ में और आई में जो हम गैप लेते हैं, जो फेज डिफरेंस लेते हैं, वो कितना लेते ही नहीं है। प्योर रेसिस्टिव सर्किट में फाई की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो। कहते हैं ना कि वोल्टेज एंड करंट दे आर इन फेज विद ईच अदर, तो फाई की वैल्यू तो जीरो हो गई। प्योर रेसिस्टिव सर्किट में फाई इज इक्वल टू जीरो, विच इम्प्लाइज दैट कॉस फाई इज इक्वल टू वन, तो कॉस फाई तो वन के बराबर हो गया, ठीक है। और दूसरा क्या है, प्योर रेसिस्टिव सर्किट यानी कि जो हमारा Z है ना वो बस R के ही इक्वल है, वो बस R के ही इक्वल है, क्योंकि प्योरली रेसिस्टिव मतलब इंपीडेंस के नाम पर बस रेसिस्टेंस ही है, क्योंकि प्योरली रेसिस्टिव सर्किट है, ठीक। इंपीडेंस और रेसिस्टेंस एक ही है, तो हम ये कहेंगे कि इस वजह से भी अगर आप कंपेयर करें तो R अपॉन R आ जाएगा, कॉस फाई इज इक्वल टू R अपॉन R, तो भी आपकी रिजल्ट वन ही आ रहा है। तो इस केस में हमारी जो एवरेज पावर है वो कितनी हो जाएगी, ई नॉट आई नॉट अपॉन रूट टू, ई नॉट आई नॉट अपॉन टू और ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस, ठीक है। अच्छा जी, फिर आगे इन्होंने लिख कर दिखा दिया कि आई आर एम एस को आप ई आर एम एस अपॉन आर लिख सकते हो, तो ई आर एम एस ये है ही, आई आर एम एस को हमने लिख दिया ई आर एम एस अपॉन आर, तो वो हो जाएगा ई आर एम एस का स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर, तो एवरेज पावर इस तरह से निकल जाएगी प्योरली रेसिस्टिव सर्किट। दूसरा देखेंगे प्योरली इंडक्टिव सर्किट। प्योरली इंडक्टिव सर्किट क्या बताने की ज़रूरत है, प्योरली इंडक्टिव सर्किट में क्या होता है कि जो फेज़ है वोल्टेज लीड्स द करंट इन फेज बाई पाई बाई टू, ठीक। तो दोनों में एंगल कितना बनता है, फाई की वैल्यू पाई बाई टू होती है, तो पाई बाई टू का मतलब कॉस पाई बाई टू, कॉस पाई बाई टू कितना होता है, जीरो, कॉस 90 जीरो, तो एवरेज पावर कितनी, जीरो। ऐसे ही आ जाओ प्योर कैपेसिटिव सर्किट में। भाई प्योर कैपेसिटिव सर्किट में क्या होता है, कॉस माइनस पाई बाई टू। कॉस की खास प्रॉपर्टी होती है कि कॉस थीटा निकालो या कॉस माइनस थीटा निकालो, वो एक ही बात होती है, कॉस थीटा के इक्वल होता है। तो कॉस माइनस पाई बाई टू लोगे तो वो भी कॉस पाई बाई टू के इक्वल, तो वो भी जीरो। तो वो मैं करके नहीं दिखा रहा हूँ आपको, वो सीधा सीधा हमारे पास प्योरली रेसिस्टिव सर्किट में तो आएगा ई नॉट आई नॉट अपॉन टू, प्योरली इंडक्टिव सर्किट में जीरो होती है पावर, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में जीरो होती है पावर, क्योंकि एंगल फेज फाई की वैल्यू पाई बाई टू होती है। उसके बाद अगला देख लीजिए, अगला है सीरीज एलसीआर सर्किट। सीरीज एलसीआर सर्किट में क्या है कि पी एवरेज इज इक्वल टू ई आर एम एस आई आर एम एस इंटू कॉस फाई, और फाई कितना होता है यहाँ पर, tan इनवर्स एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर, ठीक है। तो वो लिख कर आपको दिखाना नहीं है, बस आप यहाँ पर ये मेंशन कर देंगे कि जो सीरीज एलसीआर सर्किट है सीरीज एलसीआर सर्किट में जो फाई है वो हम जानते हैं कि tan इनवर्स एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर ये होता है, ठीक है। तो अब आप ये सोचो कि पावर निकालते टाइम तो मुझे कॉस फाई की ज़रूरत पड़ती है, ये tan इनवर्स दे रखा। देखिए ये tan इनवर्स का मतलब क्या है कि अगर tan इनवर्स को इधर ले आऊँ ना तो tan फाई की वैल्यू इतनी है। तो अगर सीरीज एलसीआर सर्किट में पावर निकालने के लिए आता है तो आपके पास एक्सएल भी होगा, आपके पास एक्सी भी होगा और आर भी होगा, नहीं होगा तो निकाल लोगे। ओमेगा की वैल्यू होगी और एल की वैल्यू होगी, ओमेगा एल करोगे एक्सएल आ जाएगा, 1 अपॉन ओमेगा सी करोगे तो एक्सी आ जाएगा, ठीक है। तो ये कैलकुलेट करके निकाला जा सकता है, और एंगल जो है ना वो ज़्यादा टिपिकल नहीं आता है। एंगल ज़्यादातर इसी तरीके का आएगा कि वो इन्वर्स होकर, मतलब आपकी वैल्यू इस तरीके की आएगी, या तो 1/√3 आ जाएगी, ठीक है, जो आपको पता है कि उसका इन्वर्स निकाला जा सकता है, 30 डिग्री पर होता है, ठीक है, या फिर 60 डिग्री आ जाएगी, ठीक। हालांकि बहुत सालों से तो इस पर क्वेश्चन आया नहीं है, एलसीआर सर्किट का पावर निकालने का बहुत सालों से आया नहीं है, पर हाँ आते थे पहले, मैंने इंक्लूड करा है, बता दूंगा अभी। तो यहाँ से पहले एंगल निकालेंगे, फिर उसको यहाँ पर जो फॉर्मूला है ई नॉट आई नॉट बाई टू इंटू कॉस फाई उसमें रख देंगे और एवरेज पावर निकाल देंगे, ये है, ठीक है। तो फाई निकालने का बस ये फॉर्मूला है सीरीज एलसीआर सर्किट में, ये हम देख चुके हैं, ठीक है। आगे देखते हैं फिफ्थ वाले में, देखिए पावर डिसिपेटेड एट रेजोनेंस इन एलसीआर सर्किट। तो एलसीआर सर्किट में
जब रेजोनेंस में पावर निकालनी है तो रेजोनेंस वाला जो केस है ना, रेजोनेंस वाले केस में अगेन z इज इक्वल टू आर हो जाता है। तो रेजोनेंस वाले केस में क्योंकि हमारा एक्सएल माइनस एक्सी जो है ये पूरा का पूरा जीरो हो जाता है, तो जब ये जीरो हो जाएगा तो फेज डिफरेंस यानी कि फाई कुछ रहेगा ही नहीं। जब फाई जीरो हो जाएगा तो कॉस फाई वन, यानी कि प्योरली रेसिस्टिव सर्किट वाला ही काम हो जाएगा इसमें। ठीक है, मैं आगे चलता हूँ। पावर फैक्टर, ये जो पावर फैक्टर है ना, ये कॉस फाई को ही पावर फैक्टर बोलते हैं। देखिएगा, एवरेज पावर ऑफ एन एसी सर्किट इज गिवन बाई पी एवरेज इज इक्वल टू ई आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई। एवरेज पावर ऐसे दिया जाता है। अच्छा, दैट इज एवरेज पावर इज इक्वल टू वर्चुअल ई एम एफ इंटू वर्चुअल करंट। ये वर्चुअल ई एम एफ क्या है, जो ई आर एम एस है ना, उसी को हम वर्चुअल ई एम एफ भी बोल देते हैं। ठीक है, और इफेक्टिव ई एम एफ भी बोल देते हैं। ऐसे ही जो आई आर एम एस है उसको वर्चुअल करंट या इफेक्टिव करंट भी बोल देते हैं। और कॉस फाई इंटू कॉस फाई। तो the product ERMS dot IRMS does not give the actual power and is called apparent power. It gives actual or true power only when multiplied by the factor cos phi. The factor cos phi is called the power factor of an AC circuit. इसलिए cos phi को power factor कहा जाता है। ठीक है जी, चलें आगे। तो true power is equal to एक ये चीज़ देख लेना कि जो ई आर एम एस डॉट आई आर एम एस है ना, इसको बोलते हैं अपेरेंट पावर। ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस, ये होता है अपेरेंट पावर, और पावर फैक्टर होता है कॉस फाई। तो इसलिए अगर आपके पास ये दिया जाए ना, ट्रू पावर इज इक्वल टू अपेरेंट पावर इनटू पावर फैक्टर, तो ये वही चीज है। ट्रू पावर मतलब एवरेज पावर, अपेरेंट पावर का मतलब हो गया ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस, और पावर फैक्टर का मतलब हो गया कॉस फाई। ये बात वही है, बस उसको इस तरह से लिख कर भी पूछा जा सकता है कि आप ये प्रूव करके दिखाइए या ये एक्सप्लेन करिए ये है क्या चीज़। ठीक है, अच्छा, दस पावर फैक्टर में बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द ट्रू पावर टू द अपेरेंट पावर ऑफ एन सर्किट। ठीक है, ऑफ अ सर्किट। तो पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, रेशियो ऑफ ट्रू पावर अपॉन अपेरेंट पावर। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे वॉटलेस करंट। वॉटलेस करंट क्या है, द करंट इन एन एसी सर्किट इज सेड टू बी वॉटलेस इफ द एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन द सर्किट इज जीरो। अगर वॉटलेस का मतलब क्या है कि जब भी कभी किसी सर्किट में करंट फ्लो करेगा, जब भी किसी सर्किट में करंट फ्लो करेगा तो कुछ ना कुछ पावर कंजम्पशन होगी। अगर पावर कंज्यूम ही नहीं हो रहा है, कुछ भी पावर कंज्यूम नहीं हो रहा है ओवर कंप्लीट साइकिल, तो अगर हमारा मतलब एवरेज पावर अगर जीरो आ रहा है तो हम उस करंट को क्या बोलेंगे, वॉटलेस करंट। वॉट का मतलब पावर की यूनिट, तो वो वॉट कंज्यूम ही नहीं कर रहा है, इसलिए उसको वॉटलेस करंट बोल दिया जाता है। अच्छा, द एवरेज पावर ऑफ एन एसी सर्किट इज गिवन बाई पी एवरेज इज इक्वल टू ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई। ठीक है, अब देखिएगा यहां पर है पेज नंबर 30 पर एक फिगर दे रखी है। फिगर शोज द फेज एंगल फाई, फेज एंगल गलत लिख दिया मैंने, फाई पहले लिखना चाहिए था। फिगर शोज द फेज एंगल फाई बिटवीन ई आर एम एस एंड आई आर एम एस। द करंट आई आर एम एस कैन बी रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट्स। तो हमने ये कहा कि अगर मान लीजिए हमारे पास ऐसे है, ई आर एम एस इस तरह से दे रखा है, और इस तरह से एक्स एक्सेस दे रखी है, और ये वाला एंगल फाई दे रखा है। तो हम ये कहेंगे, और इधर आई आर एम एस है हमारे पास, आई आर एम एस, तो हम ये कहेंगे कि अगर मैं आई आर एम एस के कंपोनेंट्स रिजॉल्व करना चाहूँ तो आई आर एम एस इसके साथ में क्या एंगल बना रहा है, फाई। तो आई आर एम एस का कंपोनेंट अलोंग द एंगल क्या होता है, कॉस वाला कंपोनेंट हो जाता है।
ये क्या हो जाएगा, आई आर एम एस कॉस फाई, ठीक है। तो अलोंग वाला कंपोनेंट कॉस फाई, और इस पर परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, कॉस वाले पर परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट आई आर एम एस साइन फाई। आप कहोगे ई आर एम एस का क्यों नहीं कर रहे हो, जो कंपोनेंट स्प्लिट कर रहे हो। अरे ई आर एम एस थोड़ी अपना बार बार रंग बदल रहा है, अपना रंग कौन बदल रहा है, करंट बदल रहा है, करंट बार बार डायरेक्शन चेंज कर रहा है। तो ई आर एम एस चुपचाप पड़ा हुआ है, उसे चुपचाप पड़ा रहने दो। आई आर एम एस है, वो ई आर एम एस के साथ में फाई एंगल बना रहा है, तो फाई एंगल बना रहा है तो इसके अलोंग वाला कॉस हो गया और परपेंडिकुलर वाला साइन हो गया। उसके बाद देखिएगा, हम ये कहेंगे यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे, ए पार्ट में बताया द कंपोनेंट आई आर एम एस कॉस फाई अलोंग ई आर एम एस हैज द फेज एंगल बिटवीन आई आर एम एस कॉस फाई एंड ई आर एम एस इज जीरो, देयरफॉर, ठीक है। तो आई आर एम एस में और ई आर एम एस के दोनों के बीच में जो फेज एंगल है वो जीरो है, तो हम क्या करेंगे, पी एवरेज इज इक्वल टू ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस कॉस फाई। देखिए क्या करा जाता है, हमने ये कहा कि ई आर एम एस और आई आर एम एस कॉस फाई, आई आर एम एस कॉस फाई ये पूरा का पूरा एक्चुअली करंट है ये, ठीक है, करंट का कंपोनेंट है इस तरफ वाला, तो आई आर एम एस कॉस फाई ये करंट की तरह ही ट्रीट करेंगे इसको। और हम ये कहेंगे जब दोनों के दोनों एक ही लाइन में है तो इनके बीच में एंगल तो कुछ है नहीं, तो जब एंगल कुछ नहीं है तो क्या बन जाएगा, कॉस 0 डिग्री, ठीक है ना। जब भी कभी दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है, तो हम ये कहते हैं कि जैसे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करा तो रिजल्ट क्या आता है, ए बी कॉस थीटा, ठीक है। तो ए क्या हो गया ई आर एम एस, बी क्या हो गया आई आर एम एस कॉस फाई और कॉस थीटा। जब दोनों एक ही लाइन के अलोंग है तो दोनों के बीच में एंगल नहीं बन रहा कुछ भी, तो दैट एंगल इज कॉस 0। ये मत सोचना कि नहीं ये वाला एंगल की बात करी जा रही है, ठीक। तो हमने ये कहा कि ई आर एम एस और आई आर एम एस के बीच में तो एंगल है फाई, ई आर एम एस और आई आर एम एस के बीच में, लेकिन ई आर एम एस और आई आर एम एस कॉस फाई ये दोनों एक ही लाइन के अलोंग है, इनके बीच में एंगल नहीं है, तो इस फाई से कंफ्यूज मत होना। तो ये कॉस 0 डिग्री ये हो गया, कॉस 0 डिग्री इज 1, तो पी एवरेज इज इक्वल टू ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस कॉस फाई, ये हो गया। आगे चलते हैं, बी पार्ट है कंपोनेंट आई आर एम एस साइन फाई नॉर्मल टू ई आर एम एस as the phase angle between IRMS sin phi and ERMS is pi by 2, therefore P average is equal to 0, ठीक है। तो P average is equal to 0। तो अब जरा देखिएगा कि इन दोनों का अगर डॉट प्रोडक्ट कर दें, ERMS का और IRMS sin phi का, तो ई आर एम एस ये यहाँ से लेकर यहाँ तक वाला ई आर एम एस और आई आर एम एस साइन फाई इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल। तो हम क्या करेंगे, हम ये कहेंगे कि इस केस में पी एवरेज कितना हो जाएगा, ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस साइन फाई। ई आर एम एस और आई आर एम एस साइन फाई इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री, तो कॉस पाई बाई 2, कॉस पाई बाई 2 क्या होता है 0, तो यहाँ पर एवरेज आ गया 0। इसका मतलब क्या है कि करंट का जो ये वाला कंपोनेंट है ये पावर कुछ भी कंज्यूम नहीं कर रहा है, ठीक है ना, तो इसी को वॉटलेस करंट बोलते हैं, ठीक। तो देख लीजिएगा, वी कॉल दिस कंपोनेंट आई आर एम एस साइन फाई एज द आइडल और वॉटलेस करंट बिकॉज इट डज नॉट कंज्यूम एनी पावर इन द सर्किट, क्योंकि ये सर्किट में किसी भी तरीके की कोई पावर कंज्यूम कर ही नहीं रहा है। क्लियर है, ठीक है। अच्छा जी, अब जरा क्वेश्चंस देख लीजिए, जितने भी क्वेश्चन इंक्लूड करें कोई भी ऐसा नहीं है जो इधर उधर का हो, या तो एनसीईआरटी है या सीबीएसई है। पहला क्वेश्चन देखिए, अ लाइट बल्ब इज रेटेड एट 100 वाट फॉर अ 220 वोल्ट सप्लाई। 220 वोल्ट सप्लाई दे रखा है, इसका मतलब क्या है कि ये आपको वीआरएमएस दे रखा है, वीआरएमएस। टू 20 वोल्ट दे रखा है। फाइंड रेसिस्टेंस ऑफ द बल्ब, फाइंड रेसिस्टेंस ऑफ द बल्ब, तो हम रेसिस्टेंस निकालना चाह रहे हैं बल्ब का, ठीक है। अच्छा, अ लाइट बल्ब इज रेटेड एट 100 वाट, लाइट बल्ब की रेटिंग दे रखी है 100 वाट, 220 वोल्ट सप्लाई दे रखी है, और कुछ बता नहीं रखा है कि बल्ब के अलावा कुछ और है, तो कुछ नहीं बता रखा है। तो बल्ब जो है, बल्ब को नॉर्मली एक रेसिस्टेंस की तरह ही ट्रीट करा जाएगा,
अब वो कह रहा है रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब, तो बल्ब का रेजिस्टेंस बताना है। तो बल्ब का रेजिस्टेंस अभी बताते हैं। पावर कितनी दे रखी है, पी एवरेज होगा, जो भी हमको दे रखा है, अगर पावर दे रखी है तो पी एवरेज दे रखा है, वो कितना दे रखा है 100 वाट, ये हो गया। तो यहाँ से हम ये कहेंगे कि हमें अगर इसका रेसिस्टेंस निकालना है तो रेसिस्टेंस कैसे निकालेंगे, प्योरली रेसिस्टिव सर्किट है तो ई आर एम एस का स्क्वायर अपॉन आर कर दो या ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस कर दो, जैसा आपको ठीक लगे। तो मेरे पास वी आर एम एस है तो मैं क्या करूँगा, पी एवरेज इज इक्वल टू, अब आप कहोगे कि नहीं नहीं ई आर एम एस था, अरे भाई ई आर एम एस तभी तो आएगा जब बहुत सारे अलग अलग कंपोनेंट्स दे रखे होंगे। अभी एक ही कंपोनेंट दे रखा है तो जो ई है वही पी है, सॉरी जो ई है वही वी है, जो ई एम एफ है वही वोल्टेज है, ठीक है ना। तो अगर हमको ये दे रखा हो कि रेसिस्टेंस है, उसके साथ इंडक्टर है, उसके साथ कैपेसिटेंस है, तब मैं ये कहूँगा कि नहीं ई एम एफ की बात करते हैं, जो दे रखा है वो याद रखिएगा, वोल्टेज वी आर एम एस ही दी जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब पी एवरेज कितना हो जाएगा, जैसे यहाँ पर लिखा था ई आर एम एस का स्क्वायर अपॉन आर, इसी तरह से वी आर एम एस का स्क्वायर अपॉन आर मेंशन करिए। अब पी एवरेज कितना दे रखा है 100 वाट, स्टैंडर्ड ऐसा यूनिट है वाट, और ये 220 का स्क्वायर और अपॉन आर ये है, तो आर इधर ले आओ, 100 इधर ले जाओ, तो 220 इंटू 220 अपॉन 100, 2 जीरो है, 1 जीरो ये कटा, 1 जीरो ये कटा, 22 इंटू 22 इज 484 ओम्स, ठीक है। तो रेजिस्टेंस तो ये हो गया। उसके बाद देखिएगा वो बोल रहे हैं द पीक वोल्टेज ऑफ द सोर्स, द पीक वोल्टेज ऑफ द सोर्स। भाई पीक वोल्टेज कैसे निकालोगे, ए पार्ट तो ये हो गया, बी पार्ट वी आर एम एस इज इक्वल टू क्या होता है, वी नॉट अपॉन रूट टू, वी नॉट पूछ रहे हैं, वी आर एम एस में रूट टू को मल्टीप्लाई कर दो, तो वी नॉट इज इक्वल टू रूट टू, वी आर एम एस कितना है 220, 220 दे रखा है, इंटू रूट टू की वैल्यू 1.414, पॉइंट गया नीचे 1000 आ गया, ठीक है। एग्जैक्ट वैल्यू ना आकर थोड़ी सी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आएगी, तो कर लीजिए इसको आप, ठीक है। चाहे तो 1.4, तो चलो 1.414 ले लिया तो थोड़ा बड़ा आएगा, बस ये ज़ीरो से ज़ीरो कट गया और 1414 इंटू 22, तो 22 4 ज़ा 88, 8 कैरी आ गया, 22 1 ज़ा 22 और 8 30, 3 कैरी आ गया, 22 4 ज़ा 88, 88 और 3 फिर से 91, 9 कैरी आ गया, 22 1 ज़ा 22 और 9 31, 31108, ये 31108 अपॉन 100 है, इसको काट दिया तो डेसिमल यहाँ आ गया। अब वो 0.08 लगाने की उन्होंने ज़रूरत समझी नहीं, आंसर सीधा सीधा अप्रॉक्सीमेट करके 311 वोल्ट दे दिया, ठीक है। आप 311.08 लिखेंगे, आपका ज़्यादा एग्जैक्ट आंसर माना जाएगा, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद देखिए सी पार्ट में क्या बोल रहे थे, आर एम एस करंट थ्रू द बल्ब निकालो, जरा आर एम एस करंट निकालो, निकाल लोगे, देखिए ये जो मैंने लिखा है ना, पी एवरेज इज इक्वल टू ई आर एम एस का स्क्वायर, इसको हम ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस भी तो लिख सकते हैं, और ई आर एम एस क्योंकि सिर्फ रेसिस्टिव सर्किट ही है तो जो ई है वही वी है, तो आप पी को लिख सकते हो ना, पी एवरेज को वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस, तो निकाल लो, पी एवरेज इज इक्वल टू ई आर एम एस लिखो या वी आर एम एस लिखो, यहाँ पर तो एक ही बात रहेगी, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस। पी एवरेज कितना है, अब तो कर लोगे, कैलकुलेशन है बस सिंपल, ठीक है भाई। पी एवरेज की वैल्यू डालनी है 100 वाट, वी आर एम एस कितना है 220, आई आर एम एस डिवाइड ही तो करना है, ठीक है ना। तो 100 अपॉन 220, ये आपका वैल्यू आ जाएगी 0.45 एम्पीयर, ठीक है। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 है और 3 है और 4 है, 5 क्वेश्चन हैं, देख लेना, अगर हो जाए तो ठीक है, नहीं तो मैं करा दूंगा। आपके 2 टॉपिक्स इसमें बच रहे हैं,
दोनों ही टॉपिक्स थ्योरेटिकल हैं, हालांकि मैंने दो दो क्वेश्चंस भी इंक्लूड करे हैं क्योंकि वो पेपर में पूछे गए थे। वो सीधा सीधा फार्मूला बेस्ड है, बहुत आसान फार्मूला, ट्रांसफार्मर का भी और एसी जनरेटर का भी। वो करना है मेरे को, 2 क्लासेस चाहिए, 2 क्लासेस में फिनिश हो जाएगा, ठीक है। चलिए जी, इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ईएम वेव्स बोल रहे थे ना, ईएम वेव्स। और उसके बाद बता देना वेव ऑप्टिक्स पहले करना चाहेंगे या रे ऑप्टिक्स या फिर वो सेमीकंडक्टर, कौन सा है। बीच के 3 चैप्टर की टेंशन लेना मत, वो 2-2 दिन के हैं, 2-2 दिन के ही हैं, सचमुच में 2-2 दिन के हैं। मतलब स्कूल में भी शायद आप देखोगे तो एक एक लेक्चर में फिनिश करा दिए होंगे, और बाकी में कुछ नहीं होंगे। मेरे पास जो नोट्स भी हैं वो भी आप देखेंगे तो एक चैप्टर 8 पेज का है, एक 10 पेज का है, तो ऐसे ही है, ठीक है। बता दीजिएगा। खैर फिलहाल 2-3 क्लासेस अभी तो चाहिए, 2 में ये निपट जाएगा और शायद 2 ही क्लासेस उसके लिए चाहिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए। तो 4 क्लासेस में ये आपका दोनों फिनिश हो जाएंगे। आगे का डिसाइड कर लेंगे फिर कौन सा चैप्टर करना। ये क्वेश्चंस ट्राई करना, क्वेश्चंस आसान है, थोड़े देखने में लंबे लगते हैं, ट्राई करना, गलत हो जाए कोई बात नहीं, करके देखना। ओके।